लेकिन उन्होंने एक वचन दिया था कि हम बोकारो में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करेंगे और वो पास हो चुका है जैसा कि उन्होंने कहा था। तो हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि वो मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए और उसका नाम जगन्नाथ महतो के नाम से ही होना चाहिए। ये मेरी सरकार से मांग भी रहेगी। इस देश में सबको अभिव्यक्ति है सोचने की। हमारे नेता उस लायक हैं भी, नो डाउट, काफ़ी माने लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं बिहार के। लेकिन अभी अलायंस की बात में उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहता हूं। जब चुनाव होगा, रिजल्ट आएगा, परिस्थिति क्या होगी उस पर डिपेंड करता है। हमारे झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ जी का देहांत हो गया जी। 25 जनवरी को। वो सर्किट हाउस में हमारी रात को करीब 11 बजे उनसे मुलाकात हुई थी। मैंने उनसे कहा था कि सर आप कम से कम जो है शिक्षा में सुधार लाइए। तो बोले कि आप लोग बताइए कि इसमें क्या करना है। मैंने उनको कहा कि सबसे पहले जो सरकारी कर्मचारी हैं आप उनको बोलिए कि आप अपने बच्चे का एडमिशन सरकारी स्कूल में कराइए। इंटर के बाद आप देख लीजिए कोई अच्छा शिक्षण संस्थान नहीं है जो कि यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि झारखंड का जो है ये बोकारो जो शहर है बौद्धिक शहर है। शिक्षा के नाम से इसका जो है लोग जाने जाते हैं कि हाँ शिक्षित लोग हैं यहाँ पर। जिसके कारण क्या होता है यहाँ का जो पैसा है वो अदर स्टेट में जा रहा है, जैसे राजस्थान जा रहा है, बेंगलोर जा रहा है, चाहे माने और भी जगह जा रहा है। तो आप सोच के देखिए कि हर साल यहाँ से करोड़ों करोड़ रुपया जो है शिक्षा के नाम पर बाहर जाता है। महापौर थे, ये सब पद नगर ने भी खाली पड़ा हुआ है। और क्या होता है कि जब आदमी चुनाव लड़ता है तो उसकी इच्छा रहती है कि हम समाज में अच्छा काम करें, जिससे कि हमारा समाज जो है आगे हमारा वोट बैंक भी बना रहे और हमको स्थान मिलते रहे। तो सबसे बड़ा तो ये हुआ कि वहाँ पर रिक्त हो गया जगह। अब रहा सरकारी को समाज से उतना लगाव नहीं होता है जितना कि जो समाज के जनप्रतिनिधि होते हैं उनको लगाव होता है। तो ये सोशल मीडिया में दिखावा का काम होगा। उससे क्या होता है देखिए, ठीक है मानते हैं कोई दिखावा ही कर रहा है। आज मोदी जी है वो झाड़ू लेके खड़े हैं, तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री झाड़ू मारने के लिए बना है, लेकिन वो एक मैसेज देने का काम करते हैं, अवेयरनेस पैदा करते हैं, लोगों में जागरूकता पैदा करते हैं कि आप कम से कम सफाई कीजिए। जब प्रधानमंत्री देश का झाड़ू उठा सकता है, आप हम कौन हैं? तो वो झाड़ू मारने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन उन्होंने एक संदेश देने का काम किया कि मैं इतने बड़े पद पर होने के बाद भी झाड़ू मार सकता हूं, तो आप क्यों नहीं मार सकते हैं? लेकिन मैक्सिमम देख लीजिए लोग जो है झाड़ू कम मारते हैं, फोटो की तरफ अपना फेस ज़्यादा रखते हैं। तो ऐसे लोगों से समाज नहीं सुधरता है और ऐसे लोग जो है को लोग पहचान। बोकारो रिपोर्ट्स की टीम आज आपको एक खास मेहमान से मिलाने जा रही है, जिनका नाम है सुरेश कुमार बुधिया जी, जदयू के प्रदेश सचिव। एवं उनकी एक खास बात आपको बताऊं, जो कि वो समाज सेवी के नाम से भी जाने जाते हैं। क्यों? कोरोना काल के समय न जाने कितने परिवारों, न जाने वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, न धर्म देखा न जात देखा, बस सबकी मदद की। और इसी वजह से आज उन्हें पूरे समाज में एक समाज सेवी के नाम से भी जाना जाता है। आइए मिलाते हैं उनसे। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं कुमार शुभम बोकारो रिपोर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले तो सुरेश कुमार बुधिया जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार आपको भी, और धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हम आपसे जुड़े हैं जनता को, दरअसल हमारे बोकारो स्टील सिटी की कहें तो शहर की जो आज स्थिति है, अगर जो हम ज़मीनी रूप पे देख पा रहे हैं जो स्थिति है, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए, एवं जो आपकी जो रणनीति होने वाली है 2024 के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा आज शहर की स्थिति पे लगातार कुछ मुद्दे हैं जो न जाने कितने वर्षों से वो मुद्दे ही बने हुए हैं, ना उस पर कार्य हो रहा है, ना उसका समाधान देखा जा रहा है। तो वो मुद्दे हैं कुछ, अगर हम देखें तो बिजली, पानी। आज चास नगर निगम की हम जो सफाई व्यवस्था की बात करते हैं, तो वो एक समय जो उफान पे था, जहां उसकी रैंकिंग आ रही थी स्वच्छ बोकारो में या स्वच्छ नगर निगम में, आज वो पिछड़ रहा है। क्या कारण है? देखिए जहाँ तक नगर निगम की स्थिति की बात है, क्योंकि नगर निगम का चुनाव नहीं हुआ है और सीट यहाँ पूरी खाली है, ठीक है ना। जो जनप्रतिनिधि थे, जो वार्ड से चुनाव जीतते थे, और जो नगर निगम में नगर महापौर थे, ये सब पद नगर ने भी खाली पड़ा हुआ है। और क्या होता है कि जब आदमी चुनाव लड़ता है तो उसकी इच्छा रहती है कि हम समाज में अच्छा काम करें, जिससे कि हमारा समाज जो है आगे हमारा वोट बैंक भी बना रहे और हमको स्थान मिलते रहे। तो सबसे बड़ा तो ये हुआ कि वहाँ पर रिक्त हो गया जगह। अब रहा सरकारी पदाधिकारी जो होते हैं
उनको समाज से उतना लगाव नहीं होता है जितना कि जो समाज के जनप्रतिनिधि होते हैं उनको लगाव होता है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि आज जो गंदगी जो है उसका मेन रीज़न ये है। दूसरी बात है, एक प्राइवेट कंपनी को काम दिया गया है लेकिन उस पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है। वो क्या है, एकदम समझिए मैंने अपने मन से जो काम करना वो करते हैं, सफाई रेगुलर होती नहीं है। अभी आप देख लीजिए, एक बारिश में रोड पर पानी आ जाता है, तो इसका रीज़न आप समझ रहे होंगे कि भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर है। इस पर अंकुश लगाने के लिए जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं वो एकदम चुनाव हुआ नहीं, और हमें नहीं लगता कि ये चुनाव नगर निगम का अभी होगा, तो इस पर बात करना ही बेकार है। प्लस लोगों में भी अवेयरनेस की कमी है जी। लोग क्या है, कूड़ा जो है घर के बाहर जहाँ मन तहाँ फेंक देते हैं। बिल्कुल। उनको भी तो सोचना चाहिए ना कि शहर मेरा है, हम ना गंदगी करेंगे ना शहर गंदा होगा, ना साफ़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप देख लीजिए हमारे सामने में लोग घर से निकलते हैं, डस्टबिन बना दिए रोड को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी भी जिम्मेवारी है शहर को साफ रखने में, समाज की उतनी ही जिम्मेवारी है जितनी प्रशासन की है। एक तरफ जब हम प्रधानमंत्री की तरफ देखते हैं तो वो लगातार स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं, और लोग भी बढ़ चढ़ के कहीं ना कहीं आज सोशल मीडिया पे आने के लिए, दिखाने के लिए एक झाड़ू पकड़ लिए और थोड़ा झाड़ू लगा दिया और अपने आप को स्वच्छ भारत मिशन से जोड़ दिया। लेकिन दूसरी तरफ जब कैमरा बंद होता है तो वही व्यक्ति अपने जेब से बचे कुचे जो कागज़ हो या पॉलीथीन हो वो नीचे फेंक देता है। तो ये मानसिकता कैसे जाएगी? देखिए, जब तक ये सोशल मीडिया में दिखावा का काम होगा, उससे क्या होता है, देखिए ठीक है, मानते हैं कोई दिखावा ही कर रहा है। आज मोदी जी है वो झाड़ू लेके खड़े हैं, तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री झाड़ू मारने के लिए बना है, लेकिन वो एक मैसेज देने का काम करते हैं, अवेयरनेस पैदा करते हैं, लोगों में जागरूकता पैदा करते हैं कि आप कम से कम सफाई कीजिए। जब प्रधानमंत्री देश का झाड़ू उठा सकता है, आप हम कौन हैं? जी। तो वो झाड़ू मारने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन उन्होंने एक संदेश देने का काम किया कि मैं इतने बड़े पद पर होने के बाद भी झाड़ू मार सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं मार सकते हैं। रहा बहुत लोग दिखावा करते हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप दिखावा मत कीजिए, आप कर्म कीजिए। जी। आप जब कर्म कीजिएगा तो लोग देख के खुद सीखेंगे, लेकिन आप दिखावा कीजिएगा तो उससे बदलाव नहीं आएगा। जी बिल्कुल। वो तो मैं भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया में लोग जब फोटो खिंचाते हैं तो मेरे को समझ में आता है कि ये फ़ोटो खिंचा रहा है, लेकिन अगर काम करने वाला व्यक्ति कभी कैमरा के आगे नहीं देखता है, वो अपना कर्म करता है। लेकिन अब मैक्सिमम देख लीजिए लोग जो है झाड़ू कम मारते हैं, फ़ोटो की तरफ अपना फेस ज़्यादा रखते हैं, तो ऐसे लोगों से समाज नहीं सुधरता है, और ऐसे लोग जो है को लोग पहचान भी लेते हैं। आज हम लोग देखिए, आपको बता दे रहे हैं 2015 में सीआरपीएफ 26 बटालियन के द्वारा जो है डॉक्टर संजय कुमार उसके कमांडेंट हुआ करते थे, उन्होंने पूरे 4 बोकारो में एक सफाई अभियान चलाया था, जिसमें 55 स्कूल के बच्चे लोग को पार्टिसिपेट भी किया गया था, और जिसमें तमाम समाज के लोगों को जोड़ा गया था। और मैं नहीं समझता हूँ कि उतना बड़ा अभियान कभी चला होगा, और क्योंकि जिस बटालियन का काम देश की सुरक्षा के लिए था, वो हमारे समाज में झाड़ू मार रहे थे, और लगातार 2 महीना ये कार्यक्रम चला था, जिसमें मैं भी पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और मैंने देखा कि जो उनकी कार्य करने की शैली थी वो वास्तव में काबिले तारीफ थी। तो वैसे लोगों के द्वारा ही जो है समाज में बदलाव आता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें अपने झारखंड सरकार की, तो उनकी भी अगर कहें तो एक तरह से सोशल मीडिया वाली लाइफ ही है। कहते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, लेकिन वास्तविकता की बात करें अगर ज़मीनी रूप पे, ज़मीनी स्तर पे, तो वो बहुत कुछ अलग ही दिखता है। आज हम बिजली की बात करें, बिजली की समस्या भी वैसी ही है। अगर हम पानी की बात करें, आज प्रचंड गर्मी है, और कई ऐसे पंचायत हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पे आज पीने का स्वच्छ पानी भी नहीं है। बांध की बात करें, जिसे आम भाषा में तालाब भी कहते हैं, तो उसकी सफाई भी आज तक नहीं हुई है, और ना इस 5 सालों में हुई। तो झारखंड सरकार ने भी कई वैसे वादे किए हैं जिनको अगर हम देखें आज, तो शहर में उनके कारण भी कुछ बदलाव खास नहीं आ पाया। देखिए, ऐसा है ना, सबसे बड़ा है कि सिर्फ आप सरकार को दोष मत दीजिए, चाहे किसी भी सरकार की बात कीजिए। सिर्फ सरकार को दोष देने से आपका समस्या का हल नहीं होगा, समस्या का हल आपको खुद को करना होगा। आज आप देख लीजिए, एक सरकारी चापाकल लगा रहता है, अगर उसका एक नट टूट जाता है तो कोई आदमी उसमें नट लगाता नहीं है, ठीक है ना। और वो एक नट के कारण मालूम पड़ता है कि धीरे धीरे वो चापाकल पूरा एकदम डिस्पोजल हो गया। अगर नाला है, थोड़ा जाम हो गया है, तो वो ये कोशिश नहीं करता कि चलो 2, 4, 5, 10 रुपया लगेगा, इसको साफ़ करवा दिया जाए, वो सरकार के ऊपर छोड़ देता है।
तो देखिए, सब चीज़ में सरकार को दोषारोपण नहीं करना चाहिए। मेरा तो सीधा मानना यही है कि अपने आप में भी सुधार लाना होगा। और देखिए, रहा सरकार नौकरी देने के बाद, समाज में विकास करने के बाद, बिजली की समस्या पहले से अच्छी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। रोड वगैरह, ये चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा हो, राज्य सरकार के द्वारा हो, रोड का जाल बिछ रहा है। देखिए, यहाँ पर जो मूलभूत समस्या बोकारो की है, यहाँ एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट हुआ करता है। पहले HSCL भी था वहाँ, उस समय BSL में जो है, जो बोकारो स्टील औद्योगिक प्लांट है, वहाँ पर 1,20,000 वर्कर काम किया करते थे। HSCL में 30-40,000 वर्कर थे। उससे यहाँ का मार्केट भी खुशहाल था और मैंने चारों तरफ हरियाली दिखता था। लेकिन आज वहाँ पर क्या स्थिति है कि सब मॉडर्नाइजेशन होने के बाद में आदमी धीरे 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 छटते चला गया, लेकिन नया बहाली नहीं हुआ, जिसके कारण आज मात्र जो है, कहाँ 1,20,000 वर्कर हुआ करते थे, आज वहाँ पर जो है कर्मचारी मात्र जो है 15 या 14,000 के आसपास में है। HSCL तो करीब करीब वो समझिए बंदी हो चुका है। तो उसका तो इफ़ेक्ट दिखेगा आपको। अब सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, यहाँ कोई नया इंडस्ट्रीज आए, बड़ा उद्योग है, क्योंकि यहाँ पर उद्योग के लायक पूरी व्यवस्था है। प्लस आप एक चीज़ देखिए, सबसे बड़ी समस्या है जिस पर आप लोग फोकस नहीं करते हैं, वो है शिक्षा की। यहाँ बात करना भी चाह रहा हाँ, तो नहीं, मैं ही बता दे रहा हूँ आपको। शिक्षा जो है यहाँ पर इंटर तक जो है, जो शिक्षा का सुविधा है यहाँ पर, वो समझिए हिंदुस्तान में एक अच्छा इसको माना जाता है, बोकारो शहर को, शहरी क्षेत्र में जी। लेकिन इंटर के बाद आप देख लीजिए, कोई अच्छा शिक्षण संस्थान नहीं है जो कि यहाँ पर होना चाहिए। क्योंकि झारखंड का जो है, ये बोकारो जो शहर है, बौद्धिक शहर है। शिक्षा के नाम से इसका जो है लोग जाने जाते हैं कि हाँ, शिक्षित लोग हैं यहाँ पर। जिसके कारण क्या होता है, यहाँ का जो पैसा है वो अदर स्टेट में जा रहा है, जैसे राजस्थान जा रहा है, बेंगलोर जा रहा है, चाहे माने और भी जगह जा रहा है। तो आप सोच के देखिए कि हर साल यहाँ से करोड़ों करोड़ रुपया जो है शिक्षा के नाम पर बाहर जाता है। अगर वो शिक्षा संस्थान यहाँ होता तो यहाँ का विकास आपको दिखता। लेकिन अगर शिक्षा की बात हो ही रही है, तो इस पे एक सवाल था जो मैं पूछना चाहूँगा आपसे। जो अंतर आज शहरी क्षेत्र में जो शिक्षा की व्यवस्था है एवं जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षा की व्यवस्था है, मैं तुलनात्मक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अचानक से सेम पैरेलल लेके चलना वो असंभव है। लेकिन जो स्तर बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ रहा है। शिक्षा की जो कमी आज आप ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण करते हुए देख पाते होंगे, वो भी काफ़ी दुखद है। देखिए, मैं इस विषय में संयोग से हमारे झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ जी का देहांत हो गया जी। 25 जनवरी को वो सर्किट हाउस में हमारी रात को करीब 11 बजे उनसे मुलाकात हुई थी। मैंने उनसे कहा था कि सर, आप कम से कम जो है शिक्षा में सुधार लाइए। तो बोले कि आप लोग बताइए कि इसमें क्या करना है। मैंने उनको कहा कि सबसे पहले जो सरकारी कर्मचारी हैं, आप उनको बोलिए कि आप अपने बच्चे का एडमिशन सरकारी स्कूल में कराइए। आज सरकार जो एक बच्चे पर 3600 रुपया करीब करीब खर्च करती है, लेकिन वहाँ का रिजल्ट क्या है? 0 है। उसका कारण क्या है कि आप मेंटली है, आप मैंने ये है कि भाई सरकारी स्कूल है, इसमें पढ़ाई अच्छा नहीं होता है। अच्छा क्यों नहीं होगा? अच्छा क्यों नहीं होगा? आप दिल्ली में जाके देखिए, केजरीवाल जी ने वहाँ बदलाव किया है। देखिए, कोई भी आदमी किसी भी दल का अगर वो अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, अगर वो बुरा काम करता है तो उसकी बुराई भी करनी चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है, शिक्षा में सुधार नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है, एक तो मापदंड तय नहीं होता है कि ये सरकारी स्कूल है, भाई रिजल्ट क्यों नहीं आएगा जब मैं आपको इतना पैसा दे रहा हूँ। प्राइवेट से ज़्यादा पैसा तो सरकारी मैंने टीचर को मिलता है। 70,000 60,000 सैलरी है। आप CBSE बोर्ड के किसी भी DPS में चले जाइए, JBS में, वहाँ भी इतना सैलरी नहीं है। दीवार ईटा सब तो वही है, बेंच भी लकड़ी का ही है। तो फिर उसमें शिक्षा क्यों कमज़ोर है? कहीं ना कहीं ये भी लगातार आरोप लगाया गया है कि शिक्षकों को अन्य कामों में ज़्यादा व्यस्त किया जाता है, ना कि बच्चों को पढ़ाई कराने में। देखिए, ऐसा है, जो टीचर लोग हैं, बहुत रेयर केस में, जैसे चुनाव का समय आता है या कभी मलेरिया कुछ फैल गया या कुछ देश में आपदा आती है, उस परिस्थिति में उनको कभी कभी यूज किया जाता है, लेकिन उसका प्रोपंडा ज़्यादा किया जाता है। क्योंकि उन लोग ने चर्चा किया था हमारे स्वर्गीय शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी। हर कोई जानता है जो राज्य के लिए नुकसान हुआ है वो तो अभिन्न है, कोई सोच भी नहीं सकता ये कितना बड़ा नुकसान है राज्य के लिए। लेकिन
ठीक चुनाव से पहले ये पार्टी के लिए कितना बड़ा नुकसान है? देखिए, मैं जेएमएम में तो हूँ नहीं जी। जो मैं नुकसान और नफ़े की बात करूँगा, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति को हम लोग खोया है, इसका हमें भी दुख है। पहले हम लोग के पुराने साथी रह चुके हैं, वो समता पार्टी में थे हम लोग के, फिर बाद में उन्होंने मैंने जेएमएम से चुनाव लड़ा और लगातार क्षेत्र में लोकप्रिय भी रहे, और आज हम लोग के बीच नहीं है, हम लोग को बहुत दुख है। लेकिन उन्होंने एक वचन दिया था कि हम बोकारो में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करेंगे, और वो पास हो चुका है जैसा कि उन्होंने कहा था। तो हमें आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि वो मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए और उसका नाम जगन्नाथ महतो के नाम से ही होना चाहिए। ये मेरी सरकार से मांग भी रहेगी। चुनाव की सर क्या तैयारी है? आगामी चुनाव को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, हम लोग जनता दल यू के एक सिपाही हैं छोटे से, और हमारे नेता अभी पूरा देश भ्रमण में है, अलायंस की बात चल रही है। अब देखिए, पत्ता खुलेगा तो आपको भी पता चलेगा। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार जी की बात कर रहा हूँ मैं, कहीं ना कहीं वो प्रधानमंत्री बनने का सोच रहे हैं। देखिए, इस देश में सबको अभिव्यक्ति है सोचने की। हमारे नेता उस लायक हैं भी, नो डाउट, काफ़ी माने लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं बिहार के। लेकिन अभी अलायंस की बात में उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहता हूं। जब चुनाव होगा, रिजल्ट आएगा, परिस्थिति क्या होगी, उस पर डिपेंड करता है। झारखंड में कैसी तैयारी है सर? देखिए, जनता दल यू लगातार संघर्ष कर रही है, और हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद खीरू महतो जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, और नीतीश जी की भी नज़र झारखंड पर है। अभी खीरू महतो जी की मुलाकात मैंने विशेष दूत के रूप में वो गए थे मिलने के लिए हेमंत सोरेन जी से। तो जब राजनीति में जब मिलना जुलना होता है तो कुछ ना कुछ राजनीति की बात ही हुआ करती है। तब देखिए आगे क्या होता है, बड़े नेता हैं, वो लोग ज़्यादा बता पाएंगे। लेकिन हमें लगता है कि चुनाव आते आते कुछ ना कुछ एक विकल्प तैयार होगा। सर एक पर्सनल सवाल करना चाहूँगा आपसे। चुनाव भी है, तैयारी भी है, मौका भी है, मुद्दा भी है, मगर बात यह है कि जो सोच आपने जो सोच रख के जो शुरुआत की थी अपनी राजनीतिक करियर की, आप एक बिजनेसमैन हैं और साथ में राजनीति करते हैं, तो जो सोच रख के जो आपने शुरुआत की थी, जो अपने राजनीति में उतरा था, तो क्या वो सोच से आप लगातार काम करते आ रहे हैं? देखिए, मेरा शुरू से मानना यह है कि आपको किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ना चाहिए, जिससे कि आपका एक सामाजिक पहचान बने। और समाज सेवा करने के लिए और जनता की सेवा करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप माने सत्ता के करीब रहिए। आप सत्ता से दूर रह के भी समाज सेवा कर सकते हैं। आप में वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ठीक है ना। हम ये नहीं देखते हैं कि हमारी पार्टी जो है छोटी है या बड़ी है, हम देखते हैं कि मेरे को करना है। आप लगातार देखे होंगे, कोरोना काल में भी देखे होंगे, छठ पूजा में देखते होंगे, और भी जगह देखते होंगे। तो मेरी वो अपनी पर्सनल इच्छा है, समाज सेवा करना है। इसके लिए तो बोलना नहीं पड़ेगा, जनता भी जानती है। हाँ जी, तो इसके लिए मेरी अपनी इच्छा ये है कि हम जहाँ भी रहें ईमानदारी पूर्वक काम करें। जिस भी दल में रहिए उस दल के प्रति वफादार रहिए। वफादारी दिखती है, ठीक है ना। और रहा आपको सेवा करना, सेवा आप विधायक और मंत्री बन के भी नहीं कर पाइएगा अगर आपकी इच्छा शक्ति नहीं है तो। और नहीं तो आप जो है बिना पद के भी आप सेवा कर सकते हैं। गांधी जी कोई पद पर नहीं थे, लोहिया जी कोई पद पर नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस कोई पद पर नहीं थे। तो ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने समाज में बदलाव लाया है, लेकिन वो किसी पद पर नहीं रहे। तो पद की चिंता छोड़ दीजिए, समाज की चिंता कीजिए, देश की चिंता कीजिए, यही मेरा मकसद है। बोकारो वासियों के लिए कोई संदेश? बोकारो वासियों से मैं ही अनुरोध करता हूँ कि अपने समाज में सब लोगों को शिक्षित कीजिए। जो स्कूल नहीं जा रहे हैं आप उनको प्रेरित कीजिए स्कूल जाने के लिए। जो गंदगी फैला रहे हैं उनको रोकिए कि ना आप गंदगी कीजिएगा, ना गंदगी को साफ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो लोगों में जागरूकता पैदा कीजिए, खास करके शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस पैदा कीजिए कि आप ऐसा काम मत कीजिए जिससे कि अपना बोकारो प्रदूषित हो। और जो बाहर के लोग आए तो हम लोग को बोले अरे बोकारो तो बहुत गंदा शहर है। हमें बहुत अच्छा लगा था जब सुने थे कि भाई बोकारो रैंकिंग नंबर 1 पर था, तो अच्छा लग रहा था। आज हमको दुख होता है, तो इसमें हमारी भी कमी है, हमारे पूरे बोकारो की जनता की कमी है। तो मैं पूरे बोकारो की जनता से अनुरोध करूंगा कि आप अपने आप में बदलाव लाइए और दूसरे को भी बदलाव के लिए प्रेरित कीजिए। जय हिंद, जोहार। आप मिले हमारे खास मेहमान सुरेश कुमार बुधिया जी से, जिन्होंने समाज को संदेश देते हुए यही कहा, शिक्षित हो और जागरूक हो।
ऐसे ही खास मेहमान से हम आपको मिलाते रहेंगे। देखने के लिए जुड़े रहें बोकारो रिपोर्ट्स के साथ। धन्यवाद।